हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी का लेसन नंबर 3 बेटा मी ऐकतो आहे इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, योग्य पर्याय ओळखून वाक्य पूर्ण करा। पर्याय यानी ऑप्शन, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसको पहचान कर सेंटेंस पूरा करना है। अ, लेखकांना शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा नव्हता कारण लेखक को शिरीष को प्रोग्राम नहीं देना था। क्यों? तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन थर्ड, नुकताच शिकायला आल्याने विद्यालयाचे नाव बदनाम होण्याची शक्यता होती, क्योंकि वो रिसेंटली सीखने के लिए आया था तो इसलिए वो स्कूल का नाम खराब हो जाएगा ऐसी पॉसिबिलिटी थी, इसलिए उनको उसको प्रोग्राम नहीं देना था। आ, लेखकांना आजपर्यंत बसला नव्हता तेवढा धक्का बसला कारण लेखक को आज तक नहीं पहुंचा था, इतना बड़ा शॉक उनको लगा। क्यों? तो ये चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? पहला वाला। 12 वर्षांचा मुलगा शांतपणे वाजवत होता। तो सिर्फ 12 साल का एक छोटा सा बच्चा बहुत ही शांति से कॉन्फिडेंस से वायलिन बजा रहा था। प्रश्न 2, आकृति बंध पूर्ण करा। ये डायग्राम को पूरा करना है। बीच में लिखा है शिरीषची स्वभाव वैशिष्ट्ये। शिरीष के स्वभाव, उसके बिहेवियर की क्या खास बातें थी। तो ये लेसन में से हम लोग को क्या क्या मालूम पड़ता है? पहला हम लोग लिख सकते हैं आगाऊपना, यानी बार बार बीच में बोलता था। दूसरा धीटपना, यानी बहुत करेजियस था, हिम्मत था। भोचकपना, यानी कुछ भी बीच में बोल देता था। और चौथा है आत्मविश्वास, बहुत कॉन्फिडेंट था। प्रश्न 3, जोड्या जुळवा। पुढील 2 चौकटीतील शब्दांचा सहसंबंध ओळखून जोड्या लावा। 2 बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं 4-4, तो कौन किससे रिलेटेड है उसके हिसाब से उसकी जोड़ी लगाना है। तो पहले में आएगा धीट, तो धीट उसका ऑपोजिट दिया हुआ है। ये दोनों बॉक्स हम ध्यान से देखेंगे तो दूसरे बॉक्स में पहले बॉक्स के सब वर्ड्स का ऑपोजिट दिया हुआ है। तो धीट यानी करेजियस, तो उसका ऑपोजिट क्या है? भित्रा यानी डरपोक। दूसरा हजर यानी प्रेजेंट, तो उसका ऑपोजिट क्या है? गैर हजर यानी एब्सेंट। तीसरा है सुंदर यानी ब्यूटीफुल, तो उसका ऑपोजिट है कुरूप। चौथा है स्तुति यानी किसी की तारीफ करना, उसका ऑपोजिट निंदा, किसी को क्रिटिसाइज करना। प्रश्न 4, खालील परिणामाबाबतच्या घटना लिया। यानी जो नीचे दिया है परिणाम यानी रिजल्ट, ये चीज़ उसका रिजल्ट हुआ तो उसके पीछे की इंसिडेंट क्या थी, किस घटने से ये हुआ। तो परिणाम पहला, वडिलांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान होते, यानी शिरीष के पिताजी के चेहरे पर बहुत ही सेटिस्फैक्शन था। तो घटना किस इंसिडेंट से सेटिस्फाइड हुए थे वो? वायलिन खाली ठेवून गुरुजींनी नानांकडे पाहिले। तो वायलिन नीचे रखकर गुरुजी यानी लेखक ने नाना की तरफ यानी उसके पिताजी की तरफ देखा, यानी उन्होंने बहुत अच्छा बजाया था तो इसीलिए वो सेटिस्फाई हो गए थे। दूसरा, शिरीषला वारंवार खेद वाटायचा। शिरीष को बार बार बहुत दुख होता था। उसका क्या घटना थी, क्या रीज़न था? नानांना काहीच ऐकू यायचे नहीं। नाना को कुछ भी सुनाई नहीं देता था। इस बात का शिरीष को बहुत अफसोस होता था कि मैं कितना भी अच्छा बजाऊंगा तो मेरे पिताजी तो सुन नहीं सकते। प्रश्न 5, खालील वाक्यांत अधोरेखित शब्दांऐवजी पाठात आलेले योग्य वाक्प्रचार शोधून वाक्य पुन्हा लिहा। नीचे सेंटेंस में जिस पोर्शन को अंडरलाइन किया है उस जगह पर उसी मीनिंग का इस लेसन में क्या वर्ड आया है वो यूज़ करके सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो पहला है, वर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचे शिकवणे लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे। यानी क्लास के स्टूडेंट्स को टीचर जो सिखा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे, इसको अंडरलाइन किया है, ध्यान से सुनना। तो इसके लिए इसी मीनिंग का क्या वर्ड आया था लेसन में? जीवाचे कान करून ऐकले पाहिजे। तो इसको हम फिर से लिख देंगे सेंटेंस को, वर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचे शिकवणे जीवाचे कान करून ऐकले पाहिजे, यानी उसका मीनिंग वही है, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सेकंड, आपल्या शाळेचे नाव वाईट होऊ नये म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याने काळजी घ्यायली हवी। तो अपने स्कूल का नाम खराब ना हो जाए, वाइट हो नए मतलब खराब नहीं होना चाहिए, इसके लिए हर स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। तो वाइट हो नए को अंडरलाइन किया है, उसके जगह पे लेसन में क्या आया था? खराब हो नए। तो इसको फिर से हम लिख देंगे, आपल्या शाळेचे नाव खराब होऊ नये म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याने काळजी घ्यायला हवी। और तीसरा है,
उत्तम वादनाने लेखकाचे शिरीष बाबतचे मत चांगले झाले, यानी उसने जब बहुत अच्छा बजाया वायलिन तो शिरीष के बारे में जो मत यानी ओपिनियन था लेखक का वो अच्छा हो गया। पहले वो थोड़ा बुरा सोच रहे थे कि कैसा बच्चा है क्या मालूम, तो उसके जगह पे मत चांगले होने के लिए लेसन में क्या वर्ड आया, ग्रह चांगला होला। तो उसको कैसा लिख देंगे, उत्तम वादनाने लेखकाचे शिरीष बाबतचे ग्रह चांगला झाला। प्रश्न 6, खालील शब्द व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा। यानी नीचे जो कॉलम्स दिए हैं, अ गट में जो वर्ड्स है, ब गट में उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो इसका हमको मैच द फॉलोइंग करना है। तो फर्स्ट कोलाहल, कोलाहल का किससे मैच होगा, गोंधड़ यानी शोर करना बहुत। दूसरा अगतिक, अगतिक किससे मैच होगा, गरजू यानी बहुत ज़रूरतमंद। तीसरा तरहेवाइक, तरहेवाइक किससे मैच होगा, विचित्र एकदम स्ट्रेंज। और चौथा है मुसाफिर, ये किससे मैच होगा, प्रवासी। और पांचवा है उद्युक्त, उद्युक्त किससे मैच होगा, प्रेरित, किसी को प्रेरित करना कोई काम करने के लिए। प्रश्न 7, स्वमत, अपने ओपिनियन से आन्सर लिखना है। शिरीषमधील तुम्हाला समजलेली गुण वैशिष्ट्ये सोदाहरण स्पष्ट करा। शिरीष के अंदर क्या गुण वैशिष्ट्य यानी क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ थी, उसको विथ एग्जाम्पल, सोदाहरण विथ एग्जाम्पल स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे, शिरीषची भूमिका तुम्हाला कोणता संदेश देते हे तुमच्या शब्दांत लिहा। शिरीष का जो रोल है उससे आपको क्या संदेश, क्या मैसेज मिलता है, ये अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। तो इसका आंसर ये है, प्रश्न 8, अभिव्यक्ती। पाठातील तुम्हाला सर्वात आवडलेला प्रसंग सांगून तो सकारण स्पष्ट करा। तो इस लेसन में आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा इंसिडेंट आया वो बताकर उसको विथ रीज़न स्पष्ट कीजिए, क्यों पसंद आया आपको। तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, आपको जो पसंद आया वो आप लिख सकते हैं रीज़न के साथ, या तो फिर ये लिख सकते हैं। अभी हम लोग उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये दो अलंकार देखेंगे। तो खालील उदाहरण वाचून कृती करा। उदाहरण, सावडाच रंग तुझा पावसाळी नभा परी। तो उदाहरण क्या है, सावला है रंग तेरा बारिश के मौसम के आसमान की तरह। तो इसमें कंपैरिजन किया गया है दो चीज़ को, सावले रंग को किसी इंसान के कंपेयर किया है बारिश का जो आसमान होता है सावले कलर का उसके जैसा, नभ यानी आसमान होता है। तो अब इसमें चौकटी पूर्ण करा। उपमेय क्या है, किसको कंपेयर किया गया है, तो सावड़ा रंग तुझा, कोई आदमी है तुझा तो तू, उपमेय तू। और उपमान किससे कंपेयर किया है, तो पावसाड़ी आकाश, बारिश के मौसम का जो आसमान होता है, नभ यानी आसमान, पावसाड़ी आकाश। और समान धर्म क्या है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है जिसकी वजह से कंपेयर हुआ है, सावड़ा रंग, दोनों का रंग सावला है। और साम्यवाचक शब्द क्या है जो वर्ड यूज हुआ है कंपैरिजन के लिए, परी। तो प्रस्तुत उदाहरणात तुझा रंग याला पावसाळ्यातल्या नभाची उपमा दिल्यामुळे इथे उपमा अलंकार झाला आहे। उपमा उसको कंपेयर किया है, कंपैरिजन किया है, उसकी मिसाल दी गई है, इसलिए ये उपमा अलंकार है। अब या अलंकारात सम, समान, सारखे, वाणी, जैसे, तैसे, प्रमाण, सदृश, परी यांसारखे साम्यवाचक शब्द येतात। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अलंकार में ये सब वर्ड्स आता है, सम, समान, सारखे, जैसे इसमें आया था सारखे और परी, ये सब वर्ड्स अगर आएगा तो ये उपमा अलंकार होता है। अभी देखो एग्जाम्पल, खालील वाक्यांतील उपमेय, उपमान और समान धर्म और साम्यवाचक शब्द ओळखा। तो ये हम लोग ने पहले भी कर चुके हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मेघा सारखे तो श्याम सावड़ा, यानी बादल के जैसा वो श्याम सावला है। तो इसमें उपमेय क्या है, किसको कंपेयर किया गया है, श्याम। और उपमान क्या है, किससे कंपेयर किया गया है, मेघ यानी बादल। और समान धर्म क्या है, दोनों में कॉमन क्वालिटी क्या है, सावड़ा, उनका कलर। और साम्यवाचक शब्द क्या है, कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है कंपैरिजन के लिए, सारखे।
तो ये अलंकार कौन सा होगा? क्योंकि सारखे वर्ड यूज हुआ है तो ये होगा उपमा अलंकार। दूसरा है त्याचे अक्षर मोत्यासारखे सुंदर आहे। ये तो बहुत आसान है। उसका जो हैंड राइटिंग है वो मोती के जैसा सुंदर है। तो किसको कंपेयर किया गया है? तो त्याचे अक्षर, उसकी हैंड राइटिंग को कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया है? मोती से कंपेयर किया गया है। और दोनों में समान धर्म क्या है? सुंदर, दोनों ब्यूटीफुल है। और साम्यवाचक शब्द क्या है? सारखे। तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार के बारे में हमको समझ में आ गया होगा। दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो खालील कृती करा। हा आंबा जणू काय साखर वाटेल तुम्हाला। ये आम जैसा कि आपको शक्कर ही लगेगा। तो उपमा अलंकार में था कि आम शक्कर के जैसा मीठा है और इसमें आम शक्कर ही है, ये फ़र्क होता है। इंग्लिश में इसको मेटाफॉर भी कहते हैं। तो इस वरील उदाहरणातील उपमेय, उपमान और समान धर्म और साम्यवाचक शब्द ये ढूंढना है। तो हा आंबा, अब कंपेयर किसको कर रहे हैं? आंबा को। तो इसमें उपमेय क्या है? आंबा। किससे कंपेयर कर रहे हैं? साखर से। तो उपमान क्या हो गया? साखर। और समान धर्म तो गोड़पना ही है। और साम्यवाचक शब्द क्या है? जणू। वहाँ सारखे था, यहाँ जणू। तो अब क्या दिया है? वरील उदाहरणामधील उपमेय हे जणू उपमानच आहे असे वर्णन केलेले असल्यामुळे इथे उत्प्रेक्षा अलंकार झालेला आहे। तो इसमें उपमेय जैसे कि उपमान ही है, जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो जिससे कंपेयर कर रहे हैं जैसा कि वही है, ऐसा जब आता है तो उसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो या अलंकारात जणू, काय, जेवी, गमे, भासे, वाटे, की, जसे, तसे हे साम्यवाचक शब्द येतात। तो इसके अंदर ये सारे साम्यवाचक शब्द अगर आएंगे तो वो उत्प्रेक्षा होता है। अब इसके अंदर जणू आया था तो इसके लिए उत्प्रेक्षा अलंकार था। तो इसके और एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल है गरगर फिरे विमान हलवुनी पंख उड़त नभी है पक्षीत जनु महान। तो गरगर फिरे विमान, गरगर करके एरोप्लेन, विमान यानी एरोप्लेन उड़ रहा है, हलवुनी पंख, अपने पंखों को हिलाकर। तो ऐसा लग रहा है कि उड़त नभी है, उड़ रहा है आसमान में, नभ यानी आसमान, पक्षी जनु महान, जैसे कि कोई महान पक्षी ही उड़ रहा है। तो यहाँ भी जनु आया है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसके अंदर उपमान क्या है? उपमेय क्या है? किसको कंपेयर किया गया है? विमान को कंपेयर किया गया है। और उपमान क्या है? किससे कंपेयर किया गया है? तो पक्षी से कंपेयर किया है। और समान धर्म क्या है? गरगर फिरने, दोनों गरगर फिरते हैं। और इसके अंदर साम्यवाचक शब्द क्या आया है? जणु। तो जणु आया है, इसके लिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तारांगण ही स्पष्ट बिंबिले स्नाना जनु हे मुनि अवतरले। तारांगण यानी गैलेक्सी, जहाँ बहुत सारे तारे दिखते हैं आसमान में। स्पष्ट बिंबिले, एकदम क्लियर दिख रहा है, बिंबिले एकदम रोशन है। तो स्नाना जनु हे मुनि अवतरले, ऐसा लग रहा है जैसे स्नान करने, नहाने के लिए मुनि, साधु, महात्मा लोग जो होते हैं वो आ गए हैं सब। तो इसके अंदर भी दो चीज़ को कंपेयर किया है और जनु वर्ड आया है, तो जनु से उत्प्रेक्षा होता है। अच्छा, इसमें उपमेय क्या है? किसको कंपेयर किया है? तारांगण को। उपमान क्या है? किससे कंपेयर किया है? मुनि से। और समान धर्म क्या है? स्नान करने, दोनों का ऐसा लग रहा है कि नहा रहे हैं। और साम्यवाचक शब्द क्या आया है? जणु। तो जणु आया है, इसके लिए कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमेय हे जणु उपमानच आहे अशी कल्पना केलेली असते तेव्हा उत्प्रेक्षा अलंकार होतो। तो उपमेय ये जैसे कि उपमान ही है, इसमें ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आ गया होगा। अच्छा, लास्ट में खालील ओळींमधील उपमेय, उपमान, समान धर्म आणि साम्यवाचक शब्द ओळखा। तो और दो एग्जाम्पल दिए हैं, इन दो एग्जाम्पल में भी हमको उपमेय, उपमान ये सब और कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसके अंदर पहला क्या है? आईचे प्रेम म्हणजे जणू सागरच। अब इसके अंदर उपमेय क्या है? किसको कंपेयर किया है? आई को कंपेयर किया है, माँ को। और उपमान क्या है? किससे कंपेयर किया है? सागर से, तो सागर है उपमान। और समान धर्म क्या है? दोनों के अंदर कॉमन प्रेम।
और वर्ड क्या आया है, साम्यवाचक शब्द क्या है जिससे कंपेयर हुआ है, जणु। तो जणु आया है तो ये कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और दूसरा एग्जाम्पल है, तिचे डोळे कमळाच्या पाकळ्यांसारखे सुंदर आहेत, उसकी आंखें कमल के पत्तियों जैसी खूबसूरत है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, किसको कंपेयर किया है, तिचे डोळे, उसकी आंखें। और उपमान क्या है, किससे कंपेयर किया है, कमळाच्या पाकळ्या, कमल की पंखुड़ी। और समान धर्म क्या है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, सुंदरता। और साम्यवाचक शब्द क्या है जिससे कंपेयर हुआ है, सारखे। तो सारखे आता है तो ये कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। तो यहाँ पर आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लो, समझ लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।